बलाशर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, जोसेफ और जवाना दोनों उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। वो दोनों अभी रोज वैली से सीधे बलाशर की रैशगाह पर पहुंचे थे। बलाशर के चेहरे पर हैरत के तसरात मौजूद थे। खैरियत तो है, इस तरह तुम्हारी अचानक आमद? बलाशर ने रस्मी सलाम दुआ के बाद हैरत भरे लहजे में पूछा। तुमने मास्टर का खोज लगाया है या नहीं? जवाना ने कहा। मेरे आदमी हर तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो किसी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली, बलाशर ने जवाब दिया। यहाँ कोई तंजीम ब्लैक शैडो नाम की भी है? जवाना ने कहा तो बलाशर बेख्तियार उछल पड़ा। हाँ है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? बलाशर के चेहरे पर शदीद हैरत के तसरात नमूदार हो गए थे। क्या सोसन नाम की कोई औरत भी ब्लैक शैडो से मुतल्लिक है? जवाना ने कहा। तो बलाशर इस तरह जवाना को देखने लगा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि ये बात जवाना ने की है। हाँ है, उसकी सेकंड चीफ है। इंतहाई खतरनाक औरत है, लेकिन ये तो इंतहाई खुफिया, बावसाइल और ताकतवर तंजीम है। तुम्हें इसके बारे में ये सब कुछ कहाँ से मालूम हुआ है? बलाशर ने इंतहाई हैरत से पुर लहजे में कहा। मास्टर इस वक्त ब्लैक शैडो की तहवील में है और सोसन नामी औरत उस जगह की इंचार्ज है, और ये जगह भी ब्रिस्बेन के निवा में है। अब बताओ कि ब्लैक शैडो का अड्डा कहाँ है? जवाना ने कहा। कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? मुझे तो बताओ। ब्लैक शैडो ने तो कभी ऐसे मामलात में हाथ नहीं डाला, बलाशर ने कहा। तुम फिलहाल इस बात को रहने दो, तुम्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि जोसेफ में कुछ पुरअसरार सलाहियतें हैं और उसने अपनी उन्हीं सलाहियतों से काम लेते हुए मास्टर का खोज निकाला है, वरना हमें तो ना ही ब्लैक शैडो का इल्म था और ना सोसन का, जवाना ने जवाब दिया। मुझे मालूम करना होगा कि सोसन इस वक्त कहाँ है, बलाशर ने कहा और सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, 3 स्टार होटल। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर रासन से मेरी बात कराओ। मैं बलाशर बोल रहा हूँ, बलाशर ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रासन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं बलाशर बोल रहा हूँ रासन, क्या ये फोन महफूज है? बलाशर ने कहा। ओह नहीं, तुम 5 मिनट बाद 11:0 पर रिंग करना, दूसरी तरफ से कहा गया और बलाशर ने कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। जवाना और जोसेफ खामोश बैठे रहे। फिर 5 मिनट बाद बलाशर ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही रासन की आवाज सुनाई दी। बलाशर बोल रहा हूँ, बलाशर ने कहा। हाँ, अब इत्मीनान से बात करो। क्या बात है? कैसे कॉल की है? दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हारे लिए काम है, भारी रकम मिल सकती है, लेकिन मालूमात फौरन और हतमी चाहिए, बलाशर ने कहा। अच्छा, शुक्रिया। मुझे वैसे भी इन दिनों भारी रकम की अशद ज़रूरत है, रासन की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि बलाशर ने नंबर डायल करने के बाद फोन पीस के लाउडर का बटन ऑन कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ जवाना और जोसेफ भी बखूबी सुन रहे थे। ब्लैक शैडो की असिस्टेंट चीफ सोसन इस वक्त कहाँ मौजूद है? बलाशर ने कहा। ओह, ये तो मेरी अपनी तंजीम की बात हुई, रासन ने चौंक कर कहा। इसलिए तो भारी रकम की बात की है मैंने, बलाशर ने जवाब दिया। कितनी रकम दोगे? रासन ने कहा। $10,000, लेकिन मालूमात फौरी और हतमी चाहिए, बलाशर ने जवाब दिया। नहीं, ये रकम कम है। अगर तंजीम को इल्म हो गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तुम जानते हो कि हमारी तंजीम के असूल किस कदर सख्त हैं। $50,000 दो तो ठीक है, वरना सॉरी, रासन ने जवाब देते हुए कहा। ओह नहीं,
इतनी रकम नहीं मिल सकती, $15,000 मिल जाएंगे, ये आखिरी बात है, वरना तुम जानते हो कि और भी ज़राए हैं जहां से बहुत कम रकम में मालूमात मिल सकती हैं। बलाशर ने बाकायदा सौदेबाजी करते हुए कहा, तुम इन मामलात में सख्त आदमी हो, बहरहाल $20,000 से कम बात नहीं हो सकती, रासद ने जवाब दिया। चलो ठीक है, लेकिन शर्त वो ही कि मालूमात हतमी और फौरी चाहिए, और दूसरी बात यह कि इस बारे में कोई बात तुम्हारी तरफ से सामने ना आए, बलाशर ने कहा। तुम फिक्र न करो, तुम मेरे असूल जानते हो। मादाम सोसन इस वक्त पेगास अड्डे में मौजूद हैं। मुझे मालूम हुआ है कि मादाम सोसन ने किसी एक्रेमियन अड्डे से किसी एशियाई को अगवा किया है और उसे उस अड्डे पर रखा हुआ है, और वो खुद भी वहां मौजूद है। और ये भी बता दूं कि अब मादाम सोसन सेकंड चीफ नहीं रही बल्कि चीफ बन चुकी है, रासद ने जवाब दिया। पेगास में ये अड्डा कहाँ है, तफसील बताओ, बलाशर ने मादाम सोसन के चीफ बनने पर तवज्जो दिए बगैर पूछा। ये ब्लैक शैडो का सबसे खास और खुफिया अड्डा है। पेगास में मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री है, ये अड्डा उस फैक्ट्री के नीचे तहखानों में है, रासद ने जवाब देते हुए कहा। तुम खुद कभी इस अड्डे पर गए हो, बलाशर ने पूछा। नहीं, मैं कभी नहीं गया, रासद ने जवाब दिया। ओके, तुम्हें रकम पहुंच जाएगी, शुक्रिया, बलाशर ने कहा और रिसीवर रख दिया। रकम ले लो, जवाना ने जेब से नोटों की गुड्डी निकालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात तो वाकई कन्फर्म हो गई है कि तुम्हारा मास्टर वहां मौजूद है। मुझे हैरत है कि जोसेफ ने कैसे मालूम कर दिया, बलाशर ने गुड्डी लेकर जेब में डालते हुए कहा। मैंने बताया है ना कि इसमें कुछ पुरअसरार सलाहियतें हैं, जवाना ने कहा। तो अब तुम क्या करोगे? वो अड्डा तो जाहिर है नाकाबिल तस्खीर होगा, बलाशर ने कहा। इसकी फिक्र मत करो, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है मैं उसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और कभी मौका मिला तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, जवाना ने उठते हुए कहा। अरे ये बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारा अब क्या प्रोग्राम है। ब्लैक शैडो बेहद ताकतवर तंजीम है, तुम्हारे तस्वर से भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत, बलाशर ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। प्रोग्राम क्या होना है? हमने वहां फौरी रेड करना है और मास्टर को उनके कब्जे से निकालना है और बस, जवाना ने कहा। लेकिन वहां तो इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे और उसके साथ साथ वहां मसला पहरेदार भी होंगे। तुम अकेले वहां क्या कर सकते हो, बलाशर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम उसकी फिक्र न करो, जवाना अपने मास्टर के लिए पहाड़ से भी टकरा सकता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ग्रुप हायर करा दूं, क्योंकि मैं खुद तो सामने नहीं आ सकता और अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बलाशर ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुमने अब तक जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारे मशकूर हैं, गुड बाय, जवाना ने कहा और तेजी से कदम बढ़ाता कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे बलाशर की रहशगाह से बाहर आ चुके थे। सफदर और मिस जोलिया को तो इतलात देनी ही पड़ेगी, जोसेफ ने कहा। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया, जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। फोन कर लें किसी पब्लिक फोन बूथ से, जोसेफ ने कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसने एक पब्लिक फोन बूथ के सामने कार रोकी और फिर कार से उतरकर तेज तेज कदम उठाता फोन बूथ की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से एक सिक्का निकालकर फोन पीस में डाला और फिर रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज सुनाई दी। सफदर, जवाना बोल रहा हूँ। ओह जवाना, तुम? सफदर बोल रहा हूँ, कोई खास बात? सफदर ने पूछा। हाँ, हमने मास्टर को ट्रेस कर लिया है, वो ब्रिस्बेन के एक नवाही कस्बे में एक तंजीम की कैद में है।
हम अब उसे छुड़वाने के लिए जा रहे थे मगर चूंकि चीफ ने हुक्म दिया था कि ऐसी सूरत में आपको भी इत्ला की जाए, इसलिए इत्ला दे रहा हूं, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि हमारे पास आ जाओ, ये बेहद अहम बात है और इसका फैसला भी हमें मिलकर करना होगा, वरना इमरान साहब की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है, सफदर ने कहा। ठीक है, हम आ जाते हैं। क्या आप अभी तक उसी कोठी में हैं? जवाना ने पूछा। हाँ, सफदर ने जवाब दिया। ओके, जवाना ने कहा और रिसीवर हुक से लटकाकर वो बूथ से बाहर आया और फिर कार में बैठ गया। क्या हुआ जवाना? जोसेफ ने पूछा तो जवाना ने सफदर से होने वाली बातचीत दोहरा दी। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार उस कोठी के गेट पर पहुंच गई। जवाना ने उतरकर डोर फोन पर लगे हुए कॉल बेल के बटन को प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से सफदर की आवाज सुनाई दी। जवाना ने जवाब दिया। ओके, मैं फाटक खुलवाता हूं, सफदर ने कहा और जवाना वापस आकर दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुला और जवाना कार अंदर ले गया। पोर्च में ही सफदर मौजूद था। चंद लम्हों बाद वो सब एक कमरे में पहुंच गए। किस तरह इमरान साहब का इल्म हुआ? जवाना ने पूछा तो जवाना ने जोसेफ समेत रोज वैली जाने से लेकर वापस बलाशर के पास पहुंचने और फिर अब तक की सारी तफसील बता दी। हैरत अंगेज सलाहियतें हैं जोसेफ में। हम तो यहाँ इंतजार कर रहे थे मैकमिलन का, ताकि वो कारमन से रेज लेकर वापस आए और इमरान को ट्रेस किया जा सके, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या मैकमिलन की वापसी का इंतजार किया जाए? सफदर ने कहा। वो क्यों? जोलिया ने चौंक कर पूछा। ताकि इत्ला कन्फर्म हो सके, सफदर ने जवाब दिया। हाँ, ये बात तो है। बहरहाल मैकमिलन ने साइंसी तरीका इस्तेमाल करना है, जोलिया ने कहा। मिस जोलिया, आप बेशक मैकमिलन का इंतजार करें, हमें इजाजत दें। हमने सिर्फ आपको इत्ला देनी थी, जवाना ने कदरे खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम दोनों वहां क्या करोगे? क्या इमरान वहां सड़क पर बैठा हुआ होगा? वो उस तंजीम की कैद में है जिसने एक्रेमिया के हाथ से उसे निकाला है। इसी बात से साबित हो जाता है कि ब्लैक शैडो किस तरह मजबूत तंजीम है, जोलिया ने कहा। मिस जोलिया, ये सोचना आपका काम नहीं है, जवाना ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि हमें चीफ से बात कर लेनी चाहिए। अगर चीफ इजाजत दे दे तो हमें फिर मैकमिलन का इंतजार खत्म कर देना चाहिए, और अगर वो कहे तो फिर उसका इंतजार किया जाए, कैप्टन शकील ने कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाया और सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने पहले लाउडर का बटन ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो। राब्ता कायम होते ही एक्स्ट्रो की मखसूस आवाज सुनाई दी। जोलिया बोल रही हूँ चीफ, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? एक्स्ट्रो ने अपने मखसूस सर्द लहजे में पूछा। तो जोलिया ने पूरी तफसील बता दी। मैं तुम्हें ट्रांसमीटर कॉल करने ही वाला था। अभी अभी मुझे इत्ला मिली है कि मैकमिलन को कारमन में अगवा कर लिया गया है और उसे अगवा करने वाले एक्रेमियन एजेंट हैं जिनका ताल्लुक मादाम डेसी से है। इसका मतलब है कि मादाम डेसी को किसी तरह ये मालूम हो गया है कि मैकमिलन किस तरह इमरान को ट्रेस करना चाहता है और अब वो खुद मैकमिलन के जरिए इमरान को ट्रेस करने के लिए अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। जोसेफ की इत्ला दुरुस्त है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक बलाशर ने जिस आदमी से सोसन के बारे में मालूमात हासिल की हैं, उसने भी इमरान की वहां मौजूदगी का इकरार किया है। इसलिए तुम अब मैकमिलन के ट्रेस करने से पहले इमरान को वहां से निकाल लो। इस तरह इमरान रेज के असरात से भी बच जाएगा और एक्रेमियन एजेंटों के हाथ भी नहीं लगेगा, चीफ ने हदायत देते हुए कहा। क्या मैकमिलन को बरामद नहीं किया जा सकता? इस सेंटर को कवर कर नहीं किया जा सकता जिसके जरिए इमरान को उसने ट्रेस करना है?
क्योंकि हो सकता है कि इमरान की बरामदगी में कुछ वक्त लग जाए और वो इस दौरान इस पर रेज फायर कर दें, जोलिया ने कहा। इस सेंटर के बारे में सिर्फ मैकमिलन को ही इल्म है, वो ही उसका इंचार्ज है और मैकमिलन की बरामदगी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, चीफ ने कहा। यस चीफ, जोलिया ने जवाब दिया। ब्लैक शैडो के अड्डे पर रेड करने के लिए तुम्हें मखसूस असला भी चाहिए होगा और उसके बारे में तफसीलात की। एक फ़ोन नंबर नोट करो, चीफ ने कहा और उसके साथ ही उसने एक फ़ोन नंबर बता दिया। ये ब्रिस्बेन में स्प्रिंगबोर्ड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का नंबर है। वहाँ असिस्टेंट मैनेजर है लॉरा स्ट्रांग। तुमने उससे बात करनी है और मेरा हवाला देना है। वो इस सिलसिले में तुम्हारी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। तुमने 5 मिनट बाद उसे फ़ोन करना है। मैं इस दौरान उसे बराह रास्त हदायत दे देता हूँ, चीफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। राब्ता ख़त्म होते ही जोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अच्छा हुआ कि चीफ से बात हो गई, जोलिया ने कहा और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर 5 मिनट बाद जोलिया ने रिसीवर उठाया और लाउडर का बटन प्रेस करके चीफ का बताया हुआ नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। स्प्रिंगबोर्ड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर लॉरा स्ट्रांग से बात कराइए। मेरा नाम जोलिया है, जोलिया ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लॉरा स्ट्रांग बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं जोलिया बोल रही हूँ। आपको चीफ ने फोन किया होगा, जोलिया ने पूछा। ओह यस, आप ऐसा करें कि अपने साथियों समेत वेस्टर्न रोड पर वाक़या लास्ट हेवन होटल में पहुंच जाएं। स्पेशल रूम नंबर 12। आपने वहां काउंटर पर सिर्फ मेरा नाम बताना है, आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा। बाकी बातें वहीं होंगी। और मिस जोलिया, आपको ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना ज़रूरी समझती हूँ कि निगरानी की तरफ से मोहतात रहें, क्योंकि मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती, लॉरा स्ट्रांग ने कहा। आप फिक्र ना करें, हम पूरी तरह मोहतात रहेंगे, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ी हुई। इन निगरानी करने वालों का क्या करें? क्या उन्हें ख़त्म कर दें? सफदर ने भी उठते हुए कहा। ओह, तो क्या यहाँ निगरानी हो रही है? जवाना ने भी उठते हुए चौंक कर पूछा। हाँ, मादाम डेसी के आदमी बाहर मौजूद हैं। मैंने उन्हें चेक कर लिया था, लेकिन हम उन्हें उस वक्त तक छेड़ना नहीं चाहते थे जब तक मैकमिलन से राब्ता ना हो जाए, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अब? जवाना ने पूछा। तुम फिक्र मत करो, साथ वाली कोठी खाली है, मैंने उसका दरवाज़ा खोल रखा है, हम इत्मीनान से निकल जाएंगे, जोलिया ने कहा। लेकिन मिस जोलिया, कारें तो फिर हमें छोड़ना पड़ेंगी, सफदर ने कहा। कारों से क्या फ़र्क पड़ता है? लॉरा स्ट्रांग जहां असला मुहैया करेगी, वहां कारें भी मुहैया कर देगी। और फिर ये ज़रूरी भी है ताकि उन कारों की वजह से हमें शनाख्त न कर लिया जाए, जोलिया ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।